Assalamualaikum dear students, welcome to Brightway Science Academy। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास है एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। As we know that atoms are very small and do not have the defined boundaries that fix their size। हम जानते हैं जैसा कि एटम का साइज बहुत छोटा है और इनकी कोई मखसूस बाउंड्रीज और मखसूस साइज नहीं है, तो कुछ डिफाइंड नहीं कर सकते हम इसकी। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द साइज ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के साइज को नापना जो है वो मुश्किल है। Therefore, the common method to determine the size of an atom is to assume that atoms are sphere। इस तरह से ये आम तरीका है एटम के साइज को डिटरमिन करने का। ये अज्यूम कर लिया जाए कि फर्ज कर लिया जाए कि जो एटम है वो गोल हैं, स्फीयर की शक्ल के हैं। When they lie close to each other, they touch each other। जब ये एक दूसरे के करीब हो तो एक दूसरे को सरफेस को टच करते हैं, छूते हैं। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एटॉमिक रेडियस को। Half of the distance between the nuclei of two bonded atom is referred as the atomic radius of them। दो बॉन्डेड एटम जो हैं उनके न्यूक्लियई के दरमियान फासले का आधा जो है उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे कार्बन की। कार्बन जो है उसका उसके न्यूक्लियई के दरमियान जो फासला है, दो एडजेसेंट कार्बन एटम के न्यूक्लियई के दरमियान जो फासला है वो 154 पिकोमीटर है। जब हम उसका हाफ लेते हैं तो वो बनता है 77 पिकोमीटर। तो कार्बन का जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है, वो 77 पिकोमीटर है। क्योंकि दो साथ साथ पड़े हुए कार्बन के एटम के न्यूक्लियई के दरमियान जो फासला बनता है जिसको 2r का हमने नाम दिया, 154 पिकोमीटर है और इसका जो रेडियस बनेगा वो 77 जो है वो पिकोमीटर बनेगा। When we move from left to right in a period, although atomic number increases, yet the size of atom decreases gradually। It is because with the increase of atomic number, the effective nuclear charge increases gradually because of addition of more and more proton in the nucleus। क्योंकि जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का साइज जो है वो अगरचे जो है वो एटॉमिक नंबर बढ़ता है लेकिन एटम का साइज छोटा होता है। उसकी वजह ये है कि और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में ऐड होते जाते हैं जिसकी वजह से अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो फोर्स है जिसके साथ न्यूक्लियस जो है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का नाम देते हैं। बट ऑन द अदर हैंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन द सेम वैलेंस शेल डू नॉट इंक्रीज। यानी एटॉमिक नंबर के साथ बढ़ने के साथ साथ जो है एटम का साइज छोटा होता है क्योंकि कोई नया शेल ऐड नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले से मौजूद शेल ही के अंदर ऐड होते हैं। इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होता जाता है, कोई नया शेल ऐड नहीं होता और एटम का साइज जो है वो छोटा होता जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एग्जाम्पल देखते हैं सैकड़ पीरियड की। सैकड़ पीरियड एलिमेंट उसने दिए हुए हैं यहाँ पे। एटॉमिक रेडियस देखें, सबसे पहले एलिमेंट है लिथियम। लिथियम का है 152 पिकोमीटर। इसके बाद बेरिलियम का 113 पिकोमीटर, बोरान का 88 और कार्बन का 77 और नाइट्रोजन का 75, ऑक्सीजन का 73, फ्लोरीन का 71 और नियॉन का 69 है। अगरचे एटम का साइज जो है वो एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है लेकिन एटम का साइज जो है वो छोटा होता जा रहा है। लेकिन इसी तरह अगर हम एक ग्रुप के अंदर देखें
तो पहले ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो ग्रुप में जो है वो टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जो है वो एटॉमिक रेडियस में इजाफा होता है, क्योंकि हर नए जो एलिमेंट के साथ जब एक नया शेल जो है वो ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से इसके साइज में इजाफा होता है। सबसे टॉप में हमारे पास यहाँ पे लिथियम है। लिथियम का साइज 152 पिकोमीटर है। उसके बाद सोडियम का 86 है, और आखिर पे हम देखें तो सीजियम है, उसका 265 है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि एक पीरियोडिसिटी जो है इसके अंदर देखें, पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड, तो लेफ्ट टू राइट जो है एटम का साइज छोटा होता है, और टॉप टू बॉटम जो है वो एटॉमिक रेडियस में जो है वो इजाफा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं जी। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम रिड्यूस इन न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसको कम कर देते हैं। The attraction of outer electrons toward nucleus is partially reduced। यानी जो अट्रैक्शन है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की वो जुज़वी तौर पे पार्शली जो है वो कम हो जाती है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, अंदरूनी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। एज ए रिजल्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन दैट ऑफ द एक्सियल चार्ज। इसके नतीजे में जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो असल चार्ज की निस्बत कम जो है वो चार्ज जो है न्यूक्लियर चार्ज महसूस करते हैं, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जी इफेक्ट भी कहा जाता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली ये वही फोर्स होती है जिससे न्यूक्लियस जो है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे रखता है, क्योंकि इनर जिसको इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, अंदरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इनकी वजह से ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाता है। इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये है कि अंदरूनी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसको शील्ड करते हैं या स्क्रीन करते हैं, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन महसूस करते हैं। तो इसको हम शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। तो सादा सी बात है कि जो अंदरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वैलेंस शेल को अपनी तरफ खींचने का उसको कम कर देते हैं, स्क्रीन कर देते हैं, शील्ड कर देते हैं। इसको हम शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। विद increase of atomic number, the number of electrons in an atom also increase, the result in the increase of the effective nuclear charge। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है, उसके साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में भी इजाफा होता रहता है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। शील्डिंग इफेक्ट जो है एक ग्रुप में इंक्रीज होता है, क्योंकि ग्रुप में इंक्रीज इसलिए होता है कि हर नए एलिमेंट के साथ एक नया शेल जो है वो ऐड हो जाता है। जब नया शेल ऐड हो जाएगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, यानी एटम का साइज इंक्रीज होता जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेल जो हैं वो ऐड होते जाएंगे। जब नया शेल ऐड होता है तो वो उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम की और पोटाशियम की। सोडियम जो है उसके वैलेंस शेल के अंदर जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके टोटल जो है एटॉमिक नंबर 11 है, और उसके वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पहले शेल के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 हैं, और वैलेंस शेल में सिर्फ एक है। और इसमें आप देख सकते हैं दो ही जो है वो इनर शेल हैं, के और एल जो है, और ये शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कम लगाता है, कम स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं बनिस्बत एटॉमिक पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19 के। क्योंकि इसमें जो है वो जो शेल्स की तादाद है वो बढ़ जाती है, के एल और एम 3 शेल आ जाते हैं,
और आखिर में जो है वो n है, n के भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें जो अंदरूनी शेल की तादाद है वो बढ़ जाती है। जब अंदरूनी शेल की तादाद बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद डेफिनेटली बढ़ेगी, तो उस वजह से जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसमें इजाफा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी। The ionization energy is the amount of energy required to remove the most loosely bonded electrons from the valence shell of an isolated gaseous atom। किसी भी आइसोलेटेड गैसीय एटम से वैलेंस शेल को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, जो चाहिए होती है, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी या शील्डिंग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। The amount of energy needed to remove successive electrons present in an atom increases। जो एनर्जी की मिकदार है वो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होते हैं एटम के अंदर उसके लिए बढ़ती है। यानी पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी, उससे ज़्यादा उससे बाद वाले के निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। If there is only one electron in the valence shell, the energy required to remove it will be called first ionization energy। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम की। सोडियम जो है उसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो इसलिए उसको निकालने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर है वो है 496 किलो जूल पर मोल। बट व्हेन देयर आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, जब वैलेंस शेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे कैन बी रिमूव्ड वन बाय वन बाय प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एनर्जी। उनको एक एक करके निकाला जाएगा और हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है वो देना पड़ेगी। यहाँ पे जो है वो हम देखते हैं सच एज ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 एलिमेंट। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट है उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसी तरह जो है हमारे पास ग्रुप 13 जो है उसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। therefore they will have more than one ionization, इनकी एनर्जी एक से ज्यादा होगी। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर इनका ट्रेंड देखते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लेफ्ट टू राइट जो है वो बढ़ती है। यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है सेकंड पीरियड की। तो सेकंड पीरियड में लिथियम जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 520 जो है वो किलो जूल पर मोल है, और इसका जो आखिरी एलिमेंट नियॉन है तो उसकी बात करें तो उसकी जो है हमारे पास 2081 आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो पीरियड के अंदर जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी में इजाफा होता है। और इसी तरह अगर बात करें हमारे पास है ग्रुप ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी में कमी आती है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी में कमी इसलिए आती है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाएगा, एटम का साइज बढ़ जाएगा। जब एटम का साइज बढ़ेगा तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। तो पहला ग्रुप के एलिमेंट की हमने बात की है, तो ये देखिए लिथियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है 520 किलो जूल है पर मोल, लेकिन इसी के अंदर जो सीजियम जो आखिर पे मौजूद है उसकी 377 है। तो यहाँ पे जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी एक ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जो है वो कमी आती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। Electron affinity is defined as the amount of energy released when an electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom। जब एक आइसोलेटेड गैसेस एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दाखिल किया जाता है और उससे जो एनर्जी खारिज होती है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन की हमने एग्जांपल ली है। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी खारिज होगी वो होगी 328 किलो जूल पर मोल। तो अफिनिटी मींस अट्रैक्शन है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मींस टेंडेंसी ऑफ एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनाइन। तो इसलिए एफिनिटी का मतलब जो है वो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन जो एटम जो है वो वसूल करके हासिल करके एनाइंस में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ पे चंद एक हम एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल फ्लोरीन की ली है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 328 किलो जूल पर मोल है। एक मोल फ्लोरीन जो है वो 328 किलो जूल एनर्जी जो है वो खारिज करेगा जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा।
तो पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज इन अ पीरियड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बढ़ती है एक पीरियड के अंदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो लिथियम की 60 है, यानी लिथियम जो है उसको उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने दाखिल करना है तो उसकी 60 जो है वो किलो जॉल पर मोल एनर्जी खारिज करेगा। जबकि नियॉन की बात करें तो इसमें ज़ीरो जो है वो हमें एनर्जी की रिक्वायर है, क्योंकि नियॉन जो है ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और ना जो है ये देता है। इसके बाद फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो है वो 328 की बात, तो 328 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो खारिज करेगा। तो इसी तरह इसका ट्रेंड हम देखते हैं ग्रुप के अंदर। ग्रुप के अंदर अगर बात करें तो 17 ग्रुप के एलिमेंट की हमने एग्जांपल यहाँ पे ली है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है बस जो ग्रुप के अंदर इसका ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वो कम होता है। तो फ्लोरीन जो है ये 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो खारिज करता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है। क्लोरीन 349, फिर इसके बाद हमारे पास ब्रोमीन 325 और आखिर पे देखें हमारे पास 295 बनती है, यानी कम हुई है। तो हमारे पास जो है अगरचे ये इरेगुलर पैटर्न है, देखें यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो 328 और क्लोरीन जो है 349 खारिज कर रही है। ब्रोमीन जो है या आयोडीन जो है इसकी जो है वो कम हो रही है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसमें एक ग्रुप के अंदर जो है वो कमी आती है। लास्ट इस चैप्टर का हमारे पास जो आखिरी टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डिफाइन करते हैं इसको, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जी, किसी भी एटम की किस मॉलिक्यूल्स के अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इट इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी स्पेशली व्हेन कोवलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एलिमेंट इज अंडर कंसिडरेशन। ये बहुत अहमियत की हामिल है जब हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग की। तो इसका ट्रेंड जो है देखते हैं, इसका ट्रेंड हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेज इन अ पीरियड, एक पीरियड में जो है ये इंक्रीज होती है। वजह उसकी क्या है कि जी इफेक्ट यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है और जो एटम है उसका साइज छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका ट्रेंड देखें ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है, क्योंकि एक नया शेल ऐड होता जाता है, जी इफेक्ट कम होता है, एटम का साइज बढ़ने और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो टॉप टू बॉटम जो है वो ऊपर से नीचे कम होती है। फ्लोरीन की जिस तरह यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है, फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और आयोडीन की इसी ग्रुप के अंदर 2.7 है। तो टॉप टू बॉटम जो है ये इसमें कमी आई है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।